दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं साधना आपको सुना रही हूँ गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। पिछले भाग में आपने देखा था कि सुधा की शादी हो गई है और चंदर बहुत थक गया है शादी के बाद, और बहुत दिन तक वो सुधा के घर नहीं जाता, जिससे बहुत दिन बाद जाता है तो बिनती बहुत नाराज़ होती है और कहती है, आप दीदी की वजह से आते थे और क्या हम आपके कुछ भी नहीं लगते? तो चंदर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मन नहीं था। उसके बाद चंदर को खाना खिलाने के लिए बिनती खाना लेकर आती है और पंखा झलने लगती है। उसके आगे, हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाना खाने की विनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे, बिना खाना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद आप और सहारा हैं, खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक और बिना बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने इतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती, अब तुम इतना ध्यान न रखा करो। तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? बस समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। और दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूरी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने आंसू हाथ से मोल लेता है, अपने दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं था। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कानें ही जरूरी होती हैं, ऐसा नहीं है। शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंद्र सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, न जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला जाता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसीलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था। तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह मालूम नहीं हुआ था कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने के बाद चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छाव में दुबकाए जा रहा था जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रह कर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों दो तीन तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था।
फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता था और फिर स्वस्थ हो जाता। विनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी भी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी भी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की कुछ छाह में विश्राम कर सके, वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के मन में उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी जिसमें शैली ने भारतीय मलयर्स को संबोधित किया था। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठ कर चंदन की नसों को गुदगुदाने लगी और उस दिन चंदन न जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी या अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा अपने जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता है। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आ गया। उसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे से ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थीं जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाँक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं? हाँ बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह उठाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाहों में सुई चुभो दी और चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है श्रीमती, बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गई और उसने चंदर के कंधे पर फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसीएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं है, प्रेम की है, बिनती ने हंसकर कहा और झेंप गई। अच्छा गिलहरी को यह रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कही थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह जो जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़ी, तो सोचा तुम्हें ही बता दें। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कि कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं,
पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गई तो देखा वो उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते ही होंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया। वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना, वह चंदर के हाथ पड़ गया, कि कल सुबह तुम्हें सजा दिलवाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कोई झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छिड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शकल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता भी थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वो बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने निर्दोष होने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ, देखा है। जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चंदन ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो? कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वो आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वो फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर वो जब मनुष्य को गंभीरता, उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, पर चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो भी बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बातें कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे हम। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के माने क्या हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक करी। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक करके खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। आम तौर पर मैं उनमें विनती, प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं विनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी विनती का नाम है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखा दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और विनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ? माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में ही शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। चंदर ने सहसा एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर विनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुमने उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को
अभिसंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूं नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता हूँ। और मुझे तो यह खुशी होती है जानकर कि तुमने ये कविता बिनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझना कि मुझे जिससे जरा भी बुरा नहीं लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व आपकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में तो पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं कि हम इतना नैतिक साहस नहीं है हमारे अंदर। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हाल में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया विनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि विनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंद्र चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह की पृष्ठ पलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंद्र का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी मालूम नहीं था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंद्र इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छुपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बेएत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो विनती में। इतना इतना डूब गया मैं विनती में कि कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इनका ही नाम क्यों न लिख दूं, विनती। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ बात एक है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो भाई हम कुछ नहीं बोल सकते ना बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती बिनती ही नहीं रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस भाव के पक्ष में हूँ। भावना को तो कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला। हाँ हाँ, गडेरिया मतलब गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से न रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे हैं मेरा। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने विनती से कहा। तो फिर मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। विनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की एक उदास शाम थी। पानी रिमझिम आ रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख, धोती और कुलेलें करती हुई गौरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था।
डॉक्टर साहब सुधा को लेवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए। उन लोगों का कोई खत भी नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन ये उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो न जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है वह उस पर गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे डूबते हुए सूरज की उदास किरणें झांक रही थीं। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था और मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आ गया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा। यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत, चंदन ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही, मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आ जाएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद हो गया था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता था। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती थी। बंगले की उजाड़ चारदीवारियां वहां हरी भरी हो जाती थीं। लंबे और घने पेड़ झाड़ियां निखर कर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती थीं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती थी, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती थीं। बंगले में पली हुई बतखों के दल पर सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिनों बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बर्टी। और वही क्या कमजोर था, वह सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर आ गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और भी लड़की बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी
पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आ गया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रिचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा लिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जैनी है और एक मित्र है मेरा। दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी की सालगिरह है। तुम जैनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी। मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूं ना। बहुत। मुझे ताजुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहां से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहां से 2 चीजें लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जैनी, वही लड़की। तोते को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूं ना। चंदर को कहें न कहें, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वो क्या बात करे, अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहां कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और वह धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो, चंदर एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक सड़कों बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाजें आईं। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे हों, बर्टी बोला और निश्चिंता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पहुंचता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था और गिरता पड़ता आया। उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50,000 रुपये उपहार ले लिया। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था। क्या करे क्या न करे, इतने में अंदर से जेनी निकली। लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में धकेल दिया और सैकड़ों गाली देती हुई बोली, जा सीधे वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। फिर वह उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर धकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और वह जो चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर के मन ही मन पम्मी का स्मरण कर लिया। वो कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा, बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वो मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं? बर्टी बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो
मरने की ठानी है? मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरी की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थी। वह हांफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की बहुत डाइन, जेनी, बहुत क्रूर है। मैं मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ, चंदन ने मुस्कुराहट रोक कर कहा। लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदन ने पूछा। शी शी, होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा और वह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच में से बंदूक हटा दी और वह मुझसे कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा रहा था। कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूं इसे, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं हो। एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, यदि उसे एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी और अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी। और कोई भी प्रेमी यदि अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह उसके प्रति एक पति प्रदान कर दे। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उससे शादी करा देना, उसकी शादी करा देना। ये लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हा हा हा, पर्टी हंस पड़ा। चंदर को जैसे लगा कि आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे वर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहां साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छुपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। और वह सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा। सुधा सफेद बादलों की साड़ी पहने हैं और चंद्र किरणों की चादर लपेटे हैं। जहां जहां चंद्र जाता है कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफेद कंकाल
जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल, और उस मुंडहीन कंकाल की खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो जिंदगी का अंतिम सत्य है यह। और उसने अपने ही हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर का पहाड़, यह बादलों की साड़ी, यह किरणों का परिधान, यह इंद्रधनुष के फूल, यह सब झूठे हैं, और यह है मशाल जो अपने एक स्पर्श में इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा, और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। हा हा हा। चंदर ने देखा, सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था, लेकिन घनघोर अंधेरा था, और पिशाचिनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती थी। चंदर कांप रहा था। उसका माथा पसीने से तर था। वह नीचे उठकर आ गया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। का है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा, और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया। फिर उठा और चारों ओर के दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे से न चला आए। लेकिन बर्डी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने क्या कहाँ टूट गया था, और फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीड़ फाड़ करता रहता था, उनकी शव परीक्षा किया करता था। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा ने उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया, और इस तर्क वितर्क और विश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जाकर पटका। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 दिन रोज में आ जाएगी, लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी, वह खुश था, वह उल्लासित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कार्य जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझता तो घूम फिर कर सुधा विवाह करती ही। तब भी विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा हाथ धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की, और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थीं, आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी बहुत हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं एक आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए।
मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो उसमें जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में फूंसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे, बेतहाशा दौड़कर चंदन से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर, चंदर, हम आ गए हैं, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी नहीं छोड़ेगी। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। और सुधा की रूखाई से परे हटाकर कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ने हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वह पत्थर की तरह खड़ी हो गई। फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आऊं। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई हूँ उनकी। बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदन को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायदाने बैठकर बोली, चंदर, तुम क्यों नाराज हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों में अपना सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें तो चूड़े पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़ी और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रुंधे हुए गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। न आप सीधे मुंह से बोलते हैं, न दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी नहीं खाएगी। आपको मालूम है, दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में बहुत ख़राब हो गई थी तबीयत। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे यह बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे। अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस ली। जाने क्या हो गया है बिनती, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं सुधा को इतना दुख दे सकूंगा। इतना भागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को इतना दुखी कर दिया। मैं सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछते हुए बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी भी रोएगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लो, उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई और फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही है, अब आज उनका नशा उतर जाने दो, तब कल बात करना। फिर सुधा ने न खाना खाया तो नहीं। आप खा लीजिएगा तो वे खा ही लेंगी। उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी।
विनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, विनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा और सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वो बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितनी लज्जित कर रही थी, कितनी दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दी, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस और जहाँ उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी, उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले या सुधा के आंसू न पोंछ दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। विनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर। विनती ने कहा, चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचोली खिल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रह कर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई न जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और बोली। उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ नहीं बोली। बगल में बिछी हुई विनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा के 2 कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ऐसा ही करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक आंसू बूंद सुधा के पांव पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधिन हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है। चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे। और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितनी दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और फिर वह चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर बाद वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदन ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आज जैसे लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और तुम पास बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ।
यह विनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, यह कभी नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग ही न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी पंखुड़ियां बरस पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।